नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड को लेकर देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि जब देश सेकुलर है तो फिर धार्मिक कानूनों के पालन पर इतना जोर क्यों है? जब व्यक्तिगत आजादी की बात आती है तो धार्मिक सोच उस पर हावी क्यों हो जाती है? जब देश एक है तो एक देश में एक ही चीज में कई तरह के कानून क्यों हैं? आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे, हम ट्रिपल तलाक पर बात करेंगे व्यक्तिगत अधिकारों की, बात संविधान की करेंगे और बात संविधान निर्माताओं की कही हुई चीजों की भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के इतने बड़े संग्राम को कुछ ही वर्षों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही परिवारों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही घटनाओं में सीमित कर दिया गया। देश के अंदर आज एक नई बहस चली आ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है। मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। जहाँ तक ट्रिपल तलाक का मामला है, हिंदू सोसाइटी में भी, क्रिश्चियंस में भी, ईसाई में भी और मुस्लिम्स में भी अभी यूनिफॉर्म कोई कानून बना ही नहीं है। अडॉप्शन को लेकर के भी, मैरिज को लेकर के भी, डाइवर्स को लेकर के भी, संपत्ति के अधिकार को लेकर के भी। इसलिए इस पर व्यापक बहस चलाने की आवश्यकता है। किसी पर असंवैधानिक मान्यताएं नहीं थोपी जाए। पर्सनल लॉ मजहब की प्रैक्टिस है कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी फैमिली लाइफ में। ये वो प्रैक्टिस है रिलीजन की जो आर्टिकल 25 से कवर्ड है। तो हम तो अपना कर्तव्य समझ के कि हम सही बात बता सकें। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, ट्रिपल तलाक का मुद्दा राजनीतिक क्यों बन गया? दूसरा सवाल, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर चुप क्यों हैं पार्टियां? तीसरा सवाल, कॉमन सिविल कोड पर बहस क्यों नहीं? चौथा सवाल, एक देश में एक कानून क्यों नहीं? तो ये कुछ सवाल है जिनको हम इस डिबेट के दौरान उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस डिबेट में, पहले आप ये जान लीजिए। मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रही हैं शाजिया इल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता है। मेरे साथ इस डिबेट में डॉक्टर महमूद पराचा है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इस डिबेट में जीनत शौकत अली हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगी। डॉक्टर गीता भट्ट हैं, आरएसएस सपोर्टर, मेरे साथ इस डिबेट में है। डॉक्टर सरवत जहां फातिमा हैं, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ मौलाना मुबारक हुसैन नदवी हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और शाजिया इल्मी, आपसे मैं इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। शाजिया इल्मी, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर इस देश में एक बड़ी बहस चल रही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज इससे आगे एक कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉमन सिविल कोड की बात की है। और जब वो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब फौजदारी के कानून एक हैं इस देश में सभी धर्मों के लिए, तो फिर शादी के, फिर अडॉप्शन के, फिर तलाक के कानून अलग अलग क्यों हैं? जरा बताइए इस देश को कि क्या सोच है आपकी पार्टी की कॉमन सिविल कोड को लेकर, और क्या आप लोग इस बारे में कहना चाहते हैं लोगों से? देखिए, मेरी पार्टी की सोच तो आगे आ ही गई है और उसकी नुमाइंदगी मैं करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं महिला हूं और मैं मुसलमान हूं। और बहुत जरूरी है हम लोग महिलाओं की जब बात करते हैं तो ना तो उसे सियासी रंग दिया जाए, ना ही धार्मिक रंग। हर एक धर्म में आप देखेंगे अगर महिलाओं के और उनके हुकूक को लेकर इतनी ज्यादा भेदभाव है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ और सिर्फ हर एक धर्म की, ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदू महिलाओं के लिए भी और सिख महिलाओं के लिए भी और क्रिश्चियन महिलाओं के लिए भी बराबर के अधिकार होंगे। क्योंकि अजीबोगरीब चीजें, और योगी जी सही कह रहे हैं, ये बात हम लोग उठा रहे हैं। सिविल लॉ जब होता है तो सारे देश का मुसलमान क्या मानता है? पीनल कोड को मानता है। जब बात आती है क्रिमिनल मैटर्स की तो क्या मानते हैं? सीआरपीसी। तब तो ना कोड़े होते हैं ना संस्कार होता है। लेकिन जब बात आती है महिलाओं के अधिकारों की, अडॉप्ट करने की, बच्चा गोद लेने की, तलाक की, तलाक के बाद मेंटेनेंस की, शादी की, तब तो आप पर्सनल लॉ आ जाता है। तो आपको लगता नहीं है ये दोहरे मापदंड है? और क्यों महिलाएं झेलें इन दोहरे मापदंड को? क्यों वो उसको विक्टिमाइज हो?
वो क्या महिलाएं देश की भागीदार नहीं है, साझेदार नहीं है, बराबर की स्टेक होल्डर्स नहीं है? क्या वो नागरिकता उनकी कम है, चाहे वो जस्ट बिकॉज वो मुसलमान हो या हिंदू हो, पर वो क्योंकि वो महिला हैं? तो ये तो भेदभाव हुआ ना लिंग के आधार पर। तो हम क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त करते हैं और क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में बात करते हैं? ठीक है, मेरे साथ इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉक्टर महमूद पराचा जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। मिस्टर पराचा, मैं आपके पास आऊंगा। मिस्टर पराचा, कहा यह जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने इस देश पे हिंदू लॉ लागू करना चाहती है सरकार सभी धर्मों पर। जरा मुझे ये बताइए, कानून के जानकार होने पर, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद किसी धर्म विशेष के अधिकारों का हनन हो जाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुस्लिमों का नुकसान होगा? और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से उनके जो राइट्स हैं वो छिन जाएंगे? देखिए, सबसे अहम बात यह है इसमें कि किसी भी चीज़ से उसका इफेक्ट जब ही होता है जब उसके कंटेंट्स देखे जाएं। ये बात जो भी आपने कही कि माइनॉरिटीज़ के या दूसरे लोगों के राइट्स छिन जाएंगे, तो ये बात तब पता लगेगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कंटेंट्स क्या है जब नज़र आएगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा होता है कि जो सभी धर्मों के जो कंसर्न्स हैं, जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, जो हमारा संविधान उनको अपना मजहब फॉलो करने की इजाज़त देता है, अगर उसके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है सभी धर्मों को नज़र में रखते हुए, तब मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में कोई बुरी चीज़ है। मगर इसके अंदर कोई शरारत की जाएगी तब यह बुरी बात है। ठीक है, नहीं ठीक है, सही बात है आपकी, लेकिन कम से कम आप ये तो मानते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए। कम से कम आप ये तो मानते हैं डॉक्टर पराचा कि इस पर एक खुली बहस होनी चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को आगे आना चाहिए और खुलकर इस पर बातचीत करनी चाहिए, या पहले एक सिरे से खारिज कर देना चाहिए? बेशक होनी चाहिए, नहीं एक सिरे से खारिज करना किसी भी बात को, चाहे वो ट्रिपल तलाक ही क्यों ना हो। देखिए, वही गलती हम सब लोग अभी कर रहे हैं। हम लोग ट्रिपल तलाक को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं उस पर बहस किए बगैर। उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी बिना बहस किए खारिज करना एक बहुत ही अजीब बात होगी, इसको नहीं करना चाहिए। ट्रिपल तलाक को भी अगर देखा जाए, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने बोला और योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, इसके लिए बोला कि ये द्रौपदी वाली दशा है और जो लोग चुप बैठे हैं वो गुनाह कर रहे हैं। तो अगर उनका सच में मंशा ये है तो हम उसका समर्थन करते हैं। मगर क्या ये ओपिनियन उनका गौ रक्षकों के लिए भी है? क्या जो लव जिहाद के बारे में भी ये ओपिनियन है और जो दूसरी चीजें हैं उनके बारे में भी ये ओपिनियन है? पहली बात ये। लेकिन ट्रिपल तलाक को हम एक दूसरे नज़र से देख ही नहीं रहे हैं, हम इसको सिर्फ इस नज़र से देख रहे हैं कि ये क्योंकि एक माइनॉरिटी कमेटी का एक प्रैक्टिस लगती है तो इसके खिलाफ बोलना है सिर्फ। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ट्रिपल तलाक को हम एक दूसरी नजर से बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैं आपको ये कहना जेंडर इक्वालिटी की नजर से देख रहे हैं सर, समझ लीजिए, महिलाओं के अधिकारों की नजर से देख रहे हैं सर। इस नजर से कोई नहीं देख रहा कि माइनॉरिटी का एक पर्सनल लॉ है, इसलिए इसको हटाना है। मेरे साथ जीनत शौकत अली है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम को अच्छे तरीके से समझती हैं, ट्रिपल तलाक को भी अच्छे तरीके से समझती है। मैडम, आप ही बताइए, क्या ट्रिपल तलाक इसलिए खत्म करने की बात हो रही है क्योंकि वो एक माइनॉरिटी का पर्सनल लॉ है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाने की बात हो रही है क्योंकि दूसरे धर्मों पर अपना कानून लागू करना है, या इसलिए क्योंकि सभी धर्मों की महिलाओं को या सभी धर्मों के लोगों को बराबर हक मिलना चाहिए? और ट्रिपल तलाक इसलिए खत्म होना चाहिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम महिलाओं का पर्सनल राइट वायोलेट करता है, कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं उससे पीड़ित हैं। जी, आवाज चली गई। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जीना जी। जी 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 जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रिपल तलाक जो है उसको इसके लिए हटा देना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल कुरान में है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको डिप्लोरेबल कहा है, इसको कंडेमेबल कहा है। जो कोई उसको प्रैक्टिस करता है उनको रसूल ने बहुत नापसंद किया है। तो और ये लॉ जो है वो प्री इस्लामिक लॉ थी और वो मच आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद दुनिया से चले गए, वो वापस लौट के आई और उसकी लंबी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले ये है कि ट्रिपल तलाक जो है वो वुमेन को इनडिग्निफाई करता है कि एक इंसान
3 सेकंड के अंदर उसकी बीवी को अलग कर देवे, यानी कि ड्रंक की हालत में, शराब की हालत में, SMS से, तो ये कौन सी लॉ है? ये बिल्कुल इस्लाम ऐसी लॉ पसंद नहीं करता है। इस्लाम ने औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया है और उनके लिए बहुत अच्छी लॉज, वैल्यूएबल लॉज बनाई हैं। तो सबसे पहले ये बात है। सबसे दूसरी बात मैं कहने जा रही हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक कानून बना है, जो उनके मजमुआ एक कानून इस्लामी में आर्टिकल 267 में आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आई एम क्वोटिंग, ओके। तलाक बिदअत, द हेटफुल अनकुरानिक वे ऑफ गिविंग तलाक, दैट इज ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, इज प्रोहिबिटेड, ममनून। ये वर्ड्स उनके हैं, मेरे नहीं हैं। ममनून है, विच इज प्रोहिबिटेड। अच्छा, आई एम कंटिन्यूइंग। हाउएवर, इफ वन डज गिव सच अ तलाक बिदअत, the talaq will be valid and the giver of the talaq will be sinful. ये itself by itself is a complete contradiction. Okay. कि क्या जो sinful चीज़ है वो आप मानोगे? जीनत जी, आपने बड़ी काम की बात बताई, लेकिन आपको मालूम है कुछ बड़े नाम हैं, कुछ बड़े स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो एक सिरे से इसको खारिज करते हैं। कल AIM-PLB की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। वो उन्होंने माना ही नहीं इस बात को। मैं यहाँ पर आऊंगा सरवत जहां के पास, फिर आता हूं जीनत जी आपके पास। सरवत जहां, फातिमा बताइए कांग्रेस की इस पर क्या लाइन है, क्योंकि कांग्रेस इस मामले में बहुत सवालों के घेरे में है जब राजीव गांधी की सरकार थी तब से। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस भी ये मानती है कि किसी धर्म विशेष के अधिकारों का हनन होगा, या आपको लगता है कि महिलाओं को अगर यहाँ पर इक्वालिटी देनी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि बहुत हुई तलाक की बात, अब कर ले कुछ काम की बात। जीनत जी, मैंने सरवत जहां जी से पूछा है, उनकी बात हो जाए। बहुत हुई तलाक की बात, अब कर ले कुछ काम की बात। ये एक मिनट पहले गौरव सुन लीजिएगा मेरी बात बहुत पेशेंसली। जब महिलाओं की बात होती है तो हम हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की बात क्यों करें? हम सिर्फ महिलाओं की बात क्यों ना करें? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को प्रॉब्लम होता है, तो तलाकशुदा हिंदू महिलाओं को भी प्रॉब्लम होता है। विडो जो महिलाएं हो जाती हैं, हिंदुओं में भी जो महिलाएं विडो हो जाती हैं, जिसको बेवा कहते हैं, उसकी समाजी हैसियत क्या होती है? तो आज इस देश में चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि महिलाओं को, नॉट मुस्लिम नॉट हिंदू, कोई जात नहीं होती है महिलाओं की, वो सिर्फ महिला होती है। उनको सोशली, इकोनॉमिकली, तो बात हो रही है मैडम, यही बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? गौरव एक मिनट मेरी बात पूरी सुन ले। एक्सा सिविल कोड की बात जो होती है, ये कोई हवा नहीं है कि एक्सा सिविल कोड कोई आ जाएगा तो मुसलमानों का या किसी भी धर्म विशेष का हनन हो जाएगा, लेकिन उसके कॉन्टेक्ट पढ़ना जरूरी है, जैसा कि पराचा साहब ने कहा। आज प्रधानमंत्री जी जो वादा करके आए थे कि रोज हर साल 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, उस रोजगार में महिलाओं को भी की भी हिस्सेदारी होती। आज सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री जी, जो वो महिलाएं, मुस्लिम और हिंदू नहीं, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं के एजुकेशन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी और वो लोग जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार लगते हैं, वो लोग जो पूरी कम्युनिटी पर अपना एकाधिकार करके बैठे हैं, उनसे आप नहीं पूछ रहे कि वो सोशल इनइक्वालिटी है उसको दूर करें। मैडम बोलिए, आराम से बोलिए। धर्म की बात जहां तक होती है, मुस्लिम महिलाएं, मर्द और औरत तभी शादीशुदा माने जाते हैं जब उनका निकाह होता है, बजाय वो कोर्ट में शादी कर ले। फिर भी जब तक निकाह नहीं हो जाता है, उसी तरह से जब हिंदू महिलाएं 7 फेरे नहीं ले लेती हैं, उनका जब पूरी शादी मुकम्मल ना हो जाए, वो पति पत्नी नहीं होते, तो ये उनका धर्म विशेष। मेरे ख्याल से आप जो बात कर रही हैं उस बात में क्लियरिटी ये नहीं आ रही कि आप ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं या ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट हैं। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप चाहती हैं, नहीं चाहती, इन दोनों बातों पर कोई क्लियरिटी नहीं आई। उन दोनों बातों पर कोई क्लियरिटी नहीं आई, लेकिन आपने सारी टेक्निकलिटीज बता दी। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहतरी के लिए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अगर उसका कंटेंट क्लियर हो। कंटेंट पे तो बहस की जा सकती है, कंटेंट पे तो बातचीत की जा सकती है, कंटेंट पे तो बहस होनी चाहिए। शाजिया अली, कंटेंट पे तो बहस हो सकती है, लेकिन कम से कम एक राय तो बननी चाहिए। ये हिंदुस्तान में किसी की भी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। बहस हो सकती है, लेकिन बोलिए शाजिया। बिल्कुल, जैसे कि हमने सुना, अभी भी इस पूरी बात को एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई, तो मेरी हिदायत होगी, हालांकि हिदायत मांग नहीं रही हूं, हमारी जो कांग्रेस
बोलने दीजिए मैम, मुझे बोलने दीजिए। आप जो नफरत करती हैं तो प्रधानमंत्री से थोड़ी नफरत कम कर लीजिए और मुसलमान महिलाओं से मोहब्बत ज्यादा कर लीजिए। आप संविधान से मोहब्बत ज्यादा कर लीजिए और प्रधानमंत्री से नफरत कम कीजिए। अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे चुप रहिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। घबरा क्यों गई हैं? बोलने दीजिए ना। तो आप सारी बात प्रधानमंत्री से केंद्रित रख रही हैं। तो शाहबानो की आवाज आपके प्रधानमंत्री और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ा राजीव गांधी तक नहीं गई थी, लेकिन ये जो आवाजें हैं शायरा बानो की, अतिया की, शगुफ्ता की, ये सब जा रही हैं प्रधानमंत्री के पास। और ये जिम्मेदारी की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मुसलमान महिलाओं की जो दुश्वारी है उसकी आवाज सुन रहा है। तो अपनी नफरत और अपनी भड़ास कहीं और निकालिएगा। आपको जितनी नफरत करनी नफरत कीजिए, लेकिन मुसलमान महिलाओं के हक में कोई बात हो रही है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं शायद, जहां हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसलिए बात कर रहे हैं कि चाहे वो मुस्लिम महिलाओं चाहे हिंदू महिलाओं सबके अधिकार बराबर हो। मेरे साथ डॉक्टर पराचा है, वो भी बताएंगे इस बारे में। लेकिन नदवी साहब पहले नदवी साहब आखिर आप लोग एक मिनट शाजिया नदवी साहब एक करके प्रधानमंत्री से डिमांड करना हर शहरी का हक है, बिल्कुल डिमांड करने का हक है, लेकिन डिबेट में प्रधानमंत्री से क्यों ऑब्सेस? डिबेट में दूसरे को बोलने का भी हक है, दूसरे को बोलने दीजिए। नदवी जी ये बताइए, आखिर आप चाहते कि आप नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिले? आप एक तरफ कहते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि कुरान का नियम है इसलिए हम बदलेंगे नहीं। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं, मैं आता हूं बजादी आपके पास, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो जाएगा। जरा आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कैसे हनन हो जाएगा और कैसे ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया तो अल्लाह का नियम टूट जाएगा, बताइए जरा। सर सबसे पहले तो मैं गौरव जी आपको और आपकी पूरी टीम को और इस चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां पे बोलने का आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया। सर हम ट्रिपल तलाक के हम खिलाफ नहीं हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कल लखनऊ में अभी जो आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पे जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई 16 और 17 को, 15 और 16 को। उसमें सबसे पहली चीज़ जो सारे मेंबरान हजरात ने उसमें रखी है, सबसे पहली चीज़ यही है कि 3 तलाक को एक वक्त में देने को इसको इस्लाम में कुरान और हदीस में सर इसमें बहुत बहस हो चुकी है मौलाना साहब, इसमें बहुत बहस हो चुकी है कि कुरान में क्या कहा गया है, क्या इसके प्रैक्टिस है, क्या इसके प्रोसीजर है। मेरा सवाल ये है सर कि जब मुस्लिम महिलाएं कह रही है कि ट्रिपल तलाक हमें नहीं चाहिए और जब वो उससे सबसे ज्यादा पीड़ित हो तो आप उनकी आवाज क्यों नहीं सुनते? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में क्या दिक्कत है? मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस इतना सा सवाल है मेरा। सर हमें दिक्कत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में, हमें दिक्कत ये है कि जब योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब के मुसलमान औरतों को उनका हक मिलना चाहिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं सर? हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हक बनता है सर। आप सिर्फ आप इसमें 3 तलाक में आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपने जो आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें भी तो आप काम कीजिए। शाहजा इल्मी जी, मैं आपकी बात मैंने सुनी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप हमसे बहुत सीनियर है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है ये बात हर मुसलमान जानता है। तलाक देने वाला जो शख्स है उसके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि उसका मुकम्मल बहिष्कार किया जाए, सामाजिक उसका बहिष्कार किया जाए, सोशल पूरे तौर से उसका बायकाट किया जाए। और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सबसे पहला नुक्ता नजर यही था कल की मीटिंग में कि उसमें जो हजरात पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओके अंबर ज़ैदी, अब मुझे बताइए अगर कोई चीज गलत है आप उसकी प्रैक्टिस करने एक मिनट आप उसका बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन जो वो काम कर रहा है उस काम को आप खत्म नहीं कर रहे, उसका ऑप्शन ही क्यों रखते हैं आप? पराचा साहब 1 मिनट में आ रहा हूँ, एक पैनलिस्ट और है उनसे बात करके फिर मैं तुरंत आपके पास आता हूँ। एक्चुअली जो कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि ट्रिपल तलाक कुरान से है, जबकि तलाक के बिदअत कुरान से नहीं है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये कहा गया है कि क्योंकि ट्रिपल तलाक कुरान से है इसलिए इंडियन जुडिशरी उसमें कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ करेंगे हम करेंगे। अगर ऐसा है तो हमें ये कह देना बंद कर देना चाहिए कि हम सेक्युलर हैं, इंडिया इज अबाउट इक्वालिटी एंड इक्वल राइट्स। हमें सेक्युलरिज्म के नारे लगाना बंद कर देना चाहिए। क्या मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम महिलाएं वो फुल्ली इंडियन सिटीजन नहीं है? उनको बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए? उनके अधिकार की बात नहीं होनी चाहिए? उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। हमें यहाँ पे सेक्युलरिज्म को सही से समझने की जरूरत है। शायद सेक्युलरिज्म को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, हमें यहाँ पे यही समझने की जरूरत है कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा गीता भट्ट। क्या
कॉमन सिविल कोड लागू होने से बैकडोर से आरएसएस का एजेंडा लागू होगा, ये आरोप लगते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर समाज में, हर वर्ग में, हर जाति में कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां रही हैं, कहीं ना कोई ऐसे रिवाज रहे हैं कि जो कि त्रुटियां रही हैं। और अगर आप देखें तो हिंदू समाज में भी राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा विवाह के लिए आवाज़ उठाई, सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। उस समय जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई तो क्या वो समाज तैयार था इन चीज़ों के लिए? बिल्कुल नहीं। उनका भी बहिष्कार हुआ उस समाज में जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई। लेकिन वो लोग एक तरह से विजनरीज थे, वो लोग, इनमें दूरदर्शिता थी, वो ये देख पा रहे थे कि देश के, राष्ट्र के लिए क्या हित में है। हित में है कि जो समाज की सबसे छोटी कड़ी है, जो जिसे कि हम परिवार बोलते हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज द वुमन ऑफ द हाउस। तो जब तक उसका सशक्तिकरण नहीं होगा, उसके खिलाफ जो गलत चीजें हो रही हैं, जब तक उनका सुधार नहीं होगा, तब तक जो है समाज का उद्धार नहीं हो सकता। और अगर आप उसको वीज़ावी अगर आज के मुस्लिम समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वही एक तरह से जो घटनाएं हैं अभी हो रही हैं। आज से 4 साल या 5 साल पहले कोई ये सोच सकता था कि मुस्लिम जो महिलाएं इतनी बुलंद आवाज में खड़ी होकर समाज में बाहर आकर, अपने घरों से बाहर आकर अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सकेंगी? लेकिन आज वो खड़ी हैं। और वो क्यों खड़ी हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने ही धर्म गुरुओं से और अपने ही समाज से जो है इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि अगर उन्हें वही इंसाफ मिल गया होता तो उन्हें बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, मैं डॉक्टर पराचा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर पराचा, आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप कानून को जानते हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते हैं। डॉक्टर पराचा, मुझे ये बताइए, जो बात यहाँ पर सरवत जहां फातिमा कह रही है, जो बात यहाँ पर दूसरे लोग कह रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में एक तो एक्सेप्टेंस है कि ट्रिपल तलाक से कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम महिलाओं को दिक्कत हुई है, तभी वो सामने आई हैं। आप इसके पीछे कुछ भी कारण गिना लीजिए, लेकिन वो सड़क से लेकर कोर्ट तक अगर गई हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है। तो क्या उस दिक्कत को दूर करने की बजाय हम इधर उधर से तमाम बातें कह दें, गलत है, बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे, बजाय रूट कॉज को एड्रेस करने के? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर कॉमन सिविल कोड में सभी संविधान ये इजाजत देता है देश में हर किसी को अपने हिसाब से, अपनी पसंद के, अपने धर्म को फॉलो करने के, और कॉमन सिविल कोड जो जिस जिस देश में लागू है, मेरे ख्याल से बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की या अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जिस भी डेवलप कंट्री को ले ले, वहां पर जिस तरह से कॉमन सिविल कोड लागू है, तो क्या वहां लोगों के अधिकारों का या दूसरी माइनॉरिटीज के कम्युनिटी का हनन होता है? डॉक्टर पराचा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये बहुत खुशी की बात है कि आज मुस्लिम महिलाएं बड़े ही मुखर रूप से सामने आ रही हैं लड़ाई करने के लिए। मगर क्या ट्रिपल तलाक खत्म होने से, और मैं ये साफ कर रहा हूँ कि बात कि मैं ट्रिपल तलाक के कॉन्सेप्ट से मैं इसका समर्थन करता हूँ, ये मैं बात शुरू में ही कह रहा हूँ क्योंकि आप हाँ ना में जवाब कर रहे थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि तुरंत तलाक होना, आप किस चीज का समर्थन करते हैं? ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्लियर कीजिए। मैं गलत तरीके से तलाक देने के लिए और गलत रीजन से तलाक देने के का समर्थन नहीं करता, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। मगर ट्रिपल तलाक नाम की वस्तु एक होनी चाहिए, या तुरंत उसको तलाक देने की या सेपरेशन की एक प्रोविजन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब मैं ये कह के ये बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और माननीय जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, यदि वो मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ट्रिपल तलाक के बारे में बोलकर ये सिर्फ जुमला है और लिप सर्विस है। असली मुद्दा ये होना चाहिए कि ट्रिपल तलाक या कोई भी तलाक गलत तरीके से अगर औरत को देता है तो उसको 75% जो फैमिली एसेट्स हैं वो उसके नाम करें। फिर मैं देखता हूं कौन ट्रिपल तलाक देता है या कोई भी गलत तलाक देता है, वो प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे। ये सभी महिलाओं के लिए जरूरी है और वही इसकी असली वजह है। सर, वो लागू कैसे होगा? आपका तो पर्सनल लॉ अलग है कि उसके वो लागू कैसे होगा? जब आपने पर्सनल लॉ अलग बनाया हुआ है, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आने नहीं चाहते तो वो कोई कानून बना कैसे पाएंगे? कोई अलग नहीं है, नहीं, ये एक मिथ्या है जो आपके सामने पेश की जा रही है। प्रधानमंत्री को कोई नहीं रोक रहा है और पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बात को नहीं रोक रहा है कि आप इस ट्रिपल तलाक को पिनल ऑफेंस बनाएं, इसको दंडनीय अपराध बनाएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड कर सकती थी वो ये बोल रही है कि हम एक एनजीओ हैं, हम इसके खिलाफ हैं ट्रिपल तलाक के, और हम ये बोल रहे हैं कि इसके लिए हम बाइकआउट करेंगे। क्या प्रधानमंत्री का ये फर्ज नहीं बनता कि पार्लियामेंट में कानून पास कराएं कि जो ट्रिपल तलाक देगा उसको 5 साल की सजा होगी और उसको इतना हर्जाना? जवाब दीजिए शाहजियाल में, जवाब दीजिए शाहजियाल में, जवाब दीजिए। ये करना चाहिए जो ये नहीं कर रहे। शाहजियाल में जवाब दीजिए। ये बहकाने की बात है। जी मुझे लगता नहीं है, मुझे
जी हटाने की बात है। शायरा बानो गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, मुसलमान महिलाएं गई हैं, प्रधानमंत्री ने बताया है कि क्या करना है। अब महमूद भाई जो हैं, हम जानते हैं किस पार्टी से इनका ताल्लुक है और क्यों चालाकी से गोल मोल जहीन महीन कानूनी पैतरे दे रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मैं मौजूद को वापस ले जाऊंगी ट्रिपल तलाक पर, बहुत बड़े नेता के खिलाफ मैं ट्रिपल तलाक दर्ज कर रखा है। मेरे बारे में ऐसी बात कहना बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, मैं वापस ले लेती हूँ। महमूद साहब मुझे बोलने दीजिए, महमूद साहब मुझे बोलने दीजिए। आपने प्रधानमंत्री के बारे में बात की और आपका बैकग्राउंड में जानते हैं। महमूद साहब जी, महमूद साहब आप भी जानते हैं। अरे मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात तो खत्म करने दीजिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि बार-बार मुस्लिम लॉ बोर्ड सबसे बड़े नेता के खिलाफ मैंने केस कर रखा है क्योंकि वो गलत काम करते हैं। अरे मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट छोड़ दीजिए सर। आप कहाँ पड़े? हम दो इतने बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कहाँ हम छोटे से मुद्दे पर आ गए? छोड़िए, हम उस बात को कोट ही नहीं कर रहे। आपकी क्या पर्सनल तो देखिए चीजें चल रही उनसे मतलब नहीं। प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा रखनी चाहिए, क्यों नहीं रख रहे? एक रजिस्टर्ड एनजीओ। अरे मुझे बोलने, बार बार वही बात कह रहे हैं आप। चुप हो जाइए ना एक मिनट के लिए, बार बार वही बात बोल रहे हैं आप। तो बिल्कुल सही बात है, सजा होनी चाहिए, मुआवजा भी देना चाहिए जो मर्द इस तरह से औरतों को छोड़ देते हैं, और उनके बच्चों की परवरिश के लिए पैसा भी होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी लड़ाई है। पर आचा साहब अब तक कह रहे थे कि सिर्फ 68 दिन और मिलेंगे, उन्होंने अपने स्टैंड को बदला है और बहुत खुशी की बात है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है उन्होंने भी अपने स्टैंड को बदला है। हलफनामे में हालांकि उन्होंने लिखा है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए, आप बोल लीजिएगा बाद में। तो देखिए, ना तो कोई कानूनी इसकी मान्यता है लॉ बोर्ड की, और आपको मालूम है शाह बानो केस में इसका क्या रोल रहा है, और ना ही इसकी कोई मजहबी तौर पर इसकी कोई मान्यता है। तो अब इनकी अहमियत क्योंकि खत्म हो रही है, क्योंकि मुसलमान औरतों की लड़ाई आगे पहुंच गई है। तो डर के मारे अब ये कह रहे हैं कि जायज है लेकिन होना नहीं चाहिए। तो जायज है तो फिर जायज कैसे है, क्योंकि कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है। तो आप इनके बातों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है, जैसे कि जीनत आपा ने अभी भी बताया। तो मुझे लगता नहीं है कि धर्म गुरुओं की, क्योंकि अगर ये राहत दे देते और कुछ हो जाता, महिलाओं का उद्धार हो जाता, तो शायद मामले यहाँ तक नहीं पहुँचते। अब इस बात को बार बार प्रधानमंत्री पर या सीएम योगी पर, हम तो चाहेंगे सारे सीएम बोले, सारे प्रधानमंत्री बोले। क्यों तो आप ये कह रही हैं कि दूसरी पार्टियों के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? सरवत जहां फातिमा बताइए। सब बोले, सारे सरवत जहां फातिमा बताइए। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव बोले, राहुल गांधी बोले, सरवत जहां फातिमा जवाब दे रही है, सरवत जहां फातिमा जवाब दे रही है। महिलाओं के हक में बोले। शाजिया जी जवाब सुन लीजिए। अपने मफाद के लिए बार बार कुरान का तज़किरा न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कुरान में 3 तलाक का तज़किरा है। एक मिनट, पहले बात सुनिए, एक मिनट। उस प्रैक्टिस को हर कोई तलाक़ बिदअत का नहीं है। एक मिनट पहली बात सुन लीजिए। हमने क्या कहा? अपने मफाद के लिए कुरान का तज़किरा बार बार ना करें, कानून की बातें करें, देश की बातें करें, प्रधानमंत्री की बातें करें, औरतों की बातें करें, लेकिन कम से कम इस तरह की चीजें ना करें, बेहतर होगा। अब सेकंड सुन ले, क्या सिर्फ तलाक के मसले से क्यों ना करें? इसलिए कि अगर जिसका इल्म ज्यादा ना हो उस पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। कौन सर्टिफिकेट देगा किसको इल्म है किसको नहीं इल्म है? एक मिनट, इसलिए गौरव कि कुरान में 3 तलाक का तज़किरा है, 100% है। आप मानिए या नहीं मानिए, प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, इसको हर कोई मान रहा है, इसको पर्सनल लॉ भी मान रहा है कि प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। सवाल यहीं पे है सरवत जहां फातिमा, जिसको आप एड्रेस नहीं कर रही है। सरवत जहां फातिमा आप खुद कह रही हैं कि नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस में, तो उस चीज को हटाइए। सती प्रथा प्रैक्टिस में नहीं होनी चाहिए, इसको हटाया गया। तलाक होने और ना होने से सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का मसला सॉल्व हो जाएगा? अभी तो फिलहाल वो मान रही है इस चीज को, तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। ये तो तलाक को मसला मान ही रही है, तलाक को आप समझ मसला ही नहीं मान रही है। एक मिनट गौरव, उन मर्द से भी पूछिए कि वो किस सिचुएशन में 3 तलाक देते हैं। सिर्फ औरतों का ही क्यों? उन मेल मेंबर, अगर आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो उस मेल मेंबर को अभी फिलहाल उस मर्द को ये राइट है जेंडर, उस 3 तलाक देने का महिला को वो राइट नहीं है। महिला को वो राइट नहीं है। महिला को भी वो राइट है। आपके सामने इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, मैं बात करा देता हूँ। जीनत जी बताइए, क्या महिलाओं को उतना ही इक्वल राइट है इस्लाम में जितना ही मर्दों को है, और क्या जेंडर इक्वलिटी है? बताइए। मैं आ रहा हूं पराचा साहब। देखिए, मैं आपको इस्लाम के बारे में बताने जा रही हूं। इस्लाम ने औरतों को फुल राइट्स दिया है, क्योंकि तलाक अगर दी गई
तो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल सेटअप होता है। इस्लाम जेंटलमैन को समझना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो है वो इस्लाम का नाम नीचे कर रहे हैं। कैसे लोग? अनाप शनाप गलत शलत बातें बता के। नहीं कैसे लोग हैं? ये कहने जा रही हूँ कि ये जनाब साहिबा जो कह रही हैं, आई एम नॉट इन कॉन्सोनेंस विद इट। Quran has given, whether a man or a woman wants a divorce, एक आर्बिट्रेशन काउंसिल होना चाहिए अपॉइंट, और उसके बाद तलाक होता है। कौन सी तरफ से? औरत भी शुरू कर सकती है, मर्द भी शुरू कर सकता है। अभी ये बात औरत कैसे कर सकती है शुरू? जो है नहीं, मैम औरत कैसे कर सकती है? अपना कानून, मैम औरत कैसे कर सकती है? खातून कैसे कर सकती है? आप ये बताइए मुझे। मैं आपसे पूछता हूँ कि औरत कहाँ से शुरुआत करेगी, कैसे तलाक देगी? आप मुझे बताइए इस डिबेट में। तो यही तो बात हो रही है, उसको तो राइट ही नहीं है। औरत को ये हक ही नहीं है। हक ही नहीं है। कुरान शरीफ की धारा नंबर 5 मैं कुरान शरीफ की आयत में पढ़ता हूँ, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जिसका मतलब ये है कि मर्दों को औरतों पर वार्डन यानी निगरान बनाया गया। तो आप तो इसका मतलब उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन होगा। नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है मौलाना साहब। मैडम साहब, आप तफसीर पढ़िए। नहीं, आप तफसीर पढ़िए, तर्जमा पढ़िए। आपको पढ़ने की जरूरत है। को मिसलीड मत करो। नहीं मैडम, आपको पढ़ने की जरूरत है। अब सर प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं सभी के पास आऊंगा। गीत अपनी बात पूरी करिए जीनत जी, फिर मैं आता हूँ आपके पास दूसरे लोगों। आई वांट जी, पूरी कीजिए जी। अब और कोई बीच में ना टोके प्लीज, एक एक करके बात करते हैं। बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे के ऊपर बोलने की। जीनत जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं आपको बताऊं, एक लेडी थी जिसकी शादी, उसका नाम था बारिया, जो मदीना में रहती थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे। उसकी शादी हुई थी मुगीस से। मुगीस जो है वो बेहद मोहब्बत करता था बारिया से, लेकिन बारिया उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसके पीछे पीछे, मैं हदीस कोट करती हूँ, उसके पीछे पीछे वो घूमते थे। उनके आंसू जो है उनकी दाढ़ी में गिरते थे, इतनी प्यार था उनको। फिर वो रसूल के पास गए और कहने लगे कि ये लेडी मेरे से डाइवोर्स मांगती है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, तो अब क्या होगा? तो रसूल ने कहा डाइवोर्स दे दो, बात खत्म हो गई। रसूल ने कहा डाइवोर्स दे दो, और वो डाइवोर्स हो गया। दूसरी मैं बताना चाहती हूँ, एक लेडी थी जिसका नाम था जमीला। उसका भी हस्बैंड उसको बहुत चाहता था, लेकिन वो उसको नहीं प्यार करती थी। और बात है ना, जब जिंदगी नहीं चल रही है, जब दोनों एक दूसरे को नहीं चाहेगा तो डिवोर्स तो होगा ही ना। और रसूल ने वो डाइवोर्स लिया। तो ये इस्लाम पे आप प्लीज धब्बा मत मारिए ऐसे लोगों को। नहीं मार रहे हैं आप नहीं पढ़ रही हैं। आप नहीं, आपका मुताला कम है, आपको स्टडी करने की जरूरत है। आप यहाँ पे जो जितने भी हम लोग बैठे, हमारे ऊपर कीचड़ मत उछालिए। आप किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर सकती हैं। आप किसी पे नहीं कर सकती पर्सनल अटैक। ये मुझको क्या सिखाएंगे? नहीं, आप हमें क्या सिखाएंगी? आप हैं उम्र में हमसे बड़ी है, तजर्बे में, लेकिन तालीम में हमसे बड़ी नहीं है आप। नहीं, जब पहली वही। ओके मैम, जीनत जी ठीक है, जीनत जी ठीक है, छोड़िए जीनत जी, इसकी क्या जरूरत है कि हम किसी को सर्टिफिकेट दे कि कोई हमसे ज्यादा जानता है या हमसे कम जानता है? हमारी बातें ही प्रूव करती है कौन कितना ज्यादा जानता है, और ये लोग तय करेंगे। छोड़िए, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं। नदवी साहब, अंबर जैदी में आपको एक मिनट, हर चीज को रिलीजन से। मैम अपनी जबान पहले आप सही कीजिए। एक मिनट, आप किसी को मुल्ला नहीं कह सकते आराम से। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। आप दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए। इस्लाम धर्म ये भी सिखाता है कि आप दूसरों को इज्जत दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कोई तुम्हें अगर गाली दे तो आप उस पर फूल बरसाओ। आप ही आप तो क्या ना पत्थर के बजाय आप नहीं शाहजहां इल्मी साहिबा, इनकी लैंग्वेज सुनिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। आप शाहजहां इल्मी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले आप आम आदमी पार्टी में थी, उसके बाद बीजेपी में। प्रोफाइल क्यों बता रहे हैं मौलाना साहब? ये लेकिन तुष्टिकरण नहीं हो रही है। गौरव जी ऐसे लोग, मैं तो कंडेम करता हूं कि किसी को कोई पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही नहीं। इस चैनल के ताल्लुक से आप किसी को गलत बात नहीं कर सकते। एक मिनट, नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, किसी पर भी नहीं, कोई नहीं कर सकता। लेकिन बात करनी पड़ेगी। अंबर जैदी, शाजिया, एक मिनट में आ रहा हूँ।
जीनत जी एक मिनट, जीनत जी एक मिनट। तार्किक तौर पर ये हार जाते हैं। नहीं एक मिनट बस। अच्छा जल्दी पूरी कीजिए, फिर अमर जदी आता हूं। पूरी कीजिए शाहजिया, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। मैं कह रही हूं जब तार्किक तौर पर देखिए अल कुरान की रोशनी में साफ जाहिर है कि तलाक बिद्दत है नहीं, संविधान के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है। तो अब लॉ बोर्ड जब पूरी तरह तीन तलाक से आगे की बात करना चाहता हूं शाजिया, समझ में आ गया है। शाजिया मैं तीन तलाक से आगे की बात करना चाहता हूं। जीनत, अगर इस देश में रहने वाले हर मर्द को और हर महिला को एक बराबर हक मिलता है। आम आदमी पार्टी छोड़ दी, यानी कि छोड़िए आम आदमी पार्टी या किसी पार्टी से क्या फर्क पड़ता है? कोई तर्क ही नहीं मिल रहा है किसी बात। मैं दूसरी मौलाना साहब मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए। ऐसा नहीं होगा, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। अमर जदी एक मिनट अमर जदी मुझे ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो तीन तलाक के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इस देश में सभी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको एक अधिकार मिलेगा, एक कानून मिलेगा। क्या ये गलत होगा? बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हमारे देश से अमेरिका और यूरोप माइग्रेट करते हैं जहाँ पे ट्रिपल तलाक है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे तो मौलाना मौलवी कहते हैं कि वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे आप नॉन इस्लामिक लॉ फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब इंडिया में सेक्युलर लॉ सही मायने में बनाने की बात होती है तो उसको कहते हैं कि कुरान को दोबारा लिखने जैसा है। तो ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि हम सेक्युलरिज्म को हमें सही से समझने की जरूरत है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि जहाँ पे नॉन रिलीजियस लॉज हो, सबके लिए समान अधिकार हो, समान नियम हो। गीता भट्ट, आप भी मानती है इस बात को? पर आज से आ रहा हूँ। जी हाँ गौरव जी, मैं यहाँ ये थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी अंबर जी की बात के साथ कि देखिए जो भी बात हो रही है इसमें हम धर्म को बहुत जो है धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की बात नहीं कर रहे। ये जो इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इशू है और जो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड इशू है, वो इशू धर्म का नहीं है। ये इशू जो है जेंडर इक्वालिटी से है, ये वुमेन राइट्स का इशू है। तो हम ये क्यों नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ आपके सामने सभी के सामने रखना चाहूंगी। अगर कोई भी जो मुस्लिम महिला नहीं है और अगर उसका पति उसको 6 महीने 7 महीने के बाद अचानक से छोड़ देता है बिना किसी कारण के छोड़ जाए, तो उसके पास ये हक है कि वो पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाए और नॉन बेलेबल जो है वारंट इशू होता है उसके अगेंस्ट। लेकिन अगर ऐसा अधिकार जो अगर मुस्लिम महिलाएं हो जो ऐसे प्रताड़ित हो रही हैं, ये नहीं कि बड़ी मुस्लिम महिलाएं जो बहुत अच्छे से सुखी जीवन में बिता रही होंगी, लेकिन जो ऐसी प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको क्यों ये हक नहीं देना चाहते हैं? एग्जैक्टली, यहाँ पे सेक्युलरिज्म का वो आ जाता है कि अगर मुस्लिम है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको अधिकार मिलेगा। पराचा साहब, जब हम इस देश में इस बात की, पराचा साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर बोलिए। पराचा साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। पराचा साहब, जब इस देश में खड़े होकर हम इस बात पे बहस करते हैं कि लड़का और लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए, पराचा साहब हम जब ये बात करते हैं कि इस देश में किसी के साथ कोई किसी धर्म, जाति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो पराचा साहब केवल धर्म के आधार पर महिलाओं के बीच ही अलग अलग कानून क्यों हो जाता है? और क्यों नहीं किसी भी कम्युनिटी से हम आते हो, हम इस बात की वकालत क्यों नहीं करते कि इस देश में सबके लिए कानून एक हो? देखिए, मैं इसमें पहले कानूनी पोजीशन बनाना चाहता हूं, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहली बात इसमें यह है कि जो हमारे देश में महिलाओं की हालत बहुत ही बुरी है और कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, उनकी हालत सुधारने में पूर्णतः असफल रही है। इसीलिए मुस्लिम महिलाओं की भी हालत वैसी है जैसी आज बाकी महिलाओं की है। जो अधिकार किसी बाकी महिला के पास है, और मैं ये कानूनी बात बता रहा हूँ, चाहे वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करने के हों या प्रोटेक्शन फॉर अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो और या 125 सीआरपीसी हो, वो सारे अधिकार मुस्लिम महिलाओं के पास भी मौजूद हैं। मगर क्योंकि हमारा कानून ही कमजोर है और महिलाओं के खिलाफ है, तो इसीलिए उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे मुस्लिम महिलाओं के बारे में ये कहा जा रहा है तो कि उनके पास डिवोर्स देने का कोई राइट नहीं है, ऐसी गलत बात है। हमारे सेकुलर कानून ही है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1937 से है वो, उसमें वो सारे अधिकार जो कि किसी हिंदू महिला के पास हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है, वो एक मुस्लिम महिला के पास भी है। बल्कि आज जरूरत इस बात की है कि प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो एक्ट है उसके लिए सभी के लिए अगर उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, तो जो भी व्यक्ति ट्रिपल तलाक देगा उसके खिलाफ भी मुस्लिम महिला आज भी केस दर्ज करा सकती है। और एक बात मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि डिवोर्स देना तो एक बात है, अगर कोई भी पुरुष चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अपनी पत्नी को आज अगर घर से धक्के मार के निकाल देता है और उसको दोबारा नहीं घुसने देता, तो वो तो ट्रिपल तलाक जैसी बात है। अच्छा खाका बना दिया है। क्या प्रोटेक्शन है?
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है? राजा साहब उसमें डाइवोर्स नहीं होता। माइलेज उठाना चाहते हैं राजा साहब उसमें डाइवोर्स नहीं होता। मैं मेरी जहां तक समझ है, मैं एक मिनट शाजिया आलमी एक मिनट, राजा साहब उसमें डाइवोर्स नहीं होता। अरे मैम एक मिनट, उसमें कानूनी तौर पर कोई डाइवोर्स नहीं होता, उसमें उसका पर्सनल लॉ वहां पर उन पति पत्नी को अलग नहीं करता। मैं कह रहा हूँ जब प्राचा जी बार-बार बात कर रहे हैं कोर्ट की और कानून की, तो वो हिमायती यानी कि घटिया आदमी के लिए कोई महिला साथ रहना चाहिए, पर्सनल लॉ हटा देने चाहिए और जो देश का कानून है वही फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने तो खुद ही पॉइंट प्रूव कर दिया ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। के खिलाफ बोल रही है पर्सनल लॉ ये फिर तलाक की बात है तो इसको फिर दारुल क़ज़ा में क्यों ले आते हैं? शाजिया इल्मी साहिबा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो शाजिया इल्मी साहिबा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, शाजिया इल्मी साहिबा एक सवाल मेरा प्लीज सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं जवाब दे दूं? नहीं, शाजिया इल्मी साहिबा सुन लीजिए, एक सवाल है मेरा, एक सवाल आपसे। औरतें जाए ना कानून के तहत, वो क्यों लॉ बोर्ड के चक्कर में फंसे? अच्छा शाजिया इल्मी, नदवी साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शाजिया इल्मी साहिबा आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। शाजिया इल्मी साहिबा एक सवाल, शाजिया इल्मी साहिबा एक सवाल आप दीजिए ना पहले। अरे जवाब आप दीजिए ना, आप क्यों? आप बोल लीजिए पहले, आप ही बोल लीजिए। कचहरी में जैसे कि आप कह रहे हैं या पुलिस स्टेशन, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के शाजिया इल्मी साहिबा तरह से जाएंगी जैसे हिंदू महिलाएं जाती हैं। शाजिया जी आपसे एक सवाल लीजिए। शाजिया एक सवाल एक बात पे कोई ऐतराज है मौलाना नदवी साहब को? आपसे कुछ शाजिया इल्मी साहिबा, आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बराए करम एक सवाल है मेरा। नदवी साहब 2 मिनट रुक जाइए। चलिए मैं रुकता हूँ, आप भी बढ़िया, आप बड़ी रहेंगे। चलिए जवाब नहीं देने आई हूँ, जो महमूद साहब कह रहे थे। चलिए बोलिए। नहीं आप बोलिए, पूछिए नदवी साहब जल्दी पूछिए। छोटे या बड़े लेकिन जवाब नदवी साहब जल्दी पूछिए। शाजिया इल्मी जी मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि आप ये जो क्या नाम है ये संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसको इतना बदनाम क्यों किया जा रहा है, ये बता दीजिए आप। कौन बदनाम कर रहा है साहब? इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको मतलब एक मोहरा क्यों बना रही है? मैं जवाब देना चाहती हूँ। हाँ बताइए, जवाब देना चाहती हूँ, जवाब देने दीजिए। इसके ताल्लुक से आप लोगों के अंदर ये जो है निगेटिव बात कहाँ से आ गई, बदजनी कहाँ से फैल रही है? नहीं ये बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से फैल? जवाब अरे मेरे भाई मैं जवाब दे रही हूँ। जी बड़ी बहन बोलिए, मैं जवाब दे रही हूँ। बोलिए। भाई मेरे अंदर पेशेंट है, मैं तो रख सकता हूँ पेशेंट, मेरे अंदर बहुत है सब्र और बहुत एहतराम के साथ सुनिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, मुस्लिम लॉ बोर्ड अपने को बदनाम कर रही है। कैसे? कुरान के खिलाफ, कुरानिक इंजंक्शन के खिलाफ और संविधान के खिलाफ बात करके। नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। हलफनामा जो लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को गया है इस मामले में, उसमें बाकायदा पढ़ के देख लिया। आपको अपने लॉ बोर्ड की जानकारी, इस जवाब के समर्थन में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, कुरान के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुनिए। मौलाना साहब सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। आप बीच में बेवकूफ बना रहा है लॉ बोर्ड, आप उनकी तरफ से जवाब तो जी बोलिए। लॉ बोर्ड के हलफनामे में कहा गया है कि तलाक जो है, तलाक बिद्दत जायज है और वो कुरान के खिलाफ है, तो जायज कैसे हो सकता है? किसने कहा? और दूसरी बात कहा है कि अगर इस तरह से पर्सनल लॉ में इंटरफियरेंस होगा। अब मैं एक दूसरा सवाल लेके जाता हूँ जीनत जी आपके पास। ओके शाजिया ओके, जीनत जी ये बताइए, एक मिनट, सबसे पहले दारुल क़ज़ा में लेके जाना चाहिए, एक मिनट, कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जानते कि दारुल क़ज़ा है क्या। आप भी जानती हैं, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं। मौलाना साहब हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जानते कि दारुल क़ज़ा है क्या। उनको ये भी बताइए दारुल क़ज़ा कहते हैं किसको है, उनको ये भी बताइए। लेकिन दारुल उलूम कहता है, कोई नहीं शाजिया जी नहीं दारुल क़ज़ा में तो बहुत फर्क है। मतलब होता है कि वहाँ पे एक काजी बैठता है, काजी का मतलब जज की तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, इसी तरीके से दारुल क़ज़ा में काजी साहब होते हैं, जैसे मार्शल साहब। असली बात यहाँ पर आती है सामने, असली बात यहाँ पर सामने क्या आती है? एक मिनट जीनत जी नदवी साहब ने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी। मुझे तो लगता है कुछ इस्लामिक गुरु हैं जो दारुल क़ज़ा का जिक्र कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं है कि इनके हाथ से चीजें निकलकर कानून के हाथ में जाएं। ये चाहते ही नहीं है
कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले? और क्या सर एक मिनट सवाल पूरा करने दीजिए, बीच में मत टोकिए नदवी साहब बीच में मत टोकिए, आपको जवाब नहीं। सर आपको पर्सनल बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है। सर इल्जाम लगा रहा हूं तो आपको मौका दूंगा उसका जवाब देने का। लेकिन रुकिए जीनत जी, मुझे तो लगता है कुछ ऐसे, मतलब केवल नदवी साहब आपकी बात नहीं हो रही, पर्सनल मत लीजिए, कुछ हैं ऐसे ठेकेदार जो चाहते ही नहीं कि उनके हाथ से सत्ता बाहर जाए, और वो चाहते ही नहीं कि जो रेडिकलाइजेशन है वो खत्म हो, इसलिए कहीं ना कहीं चीजें घुमा फिरा कर खराब है लेकिन हटा नहीं रहे। कौन लोग हैं वो? बोलिए। ये मामला जो आप जैसे कि आप बता रहे हैं, थोड़ा पावर का मामला हो गया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहती है कि जो मुसलमान के जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, बस वो ही सॉल्व करे। लेकिन वो आई एम वेरी सैड कि वो उनके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रही हैं। इसकी वजह से ये सब इतनी सब तूफान और झगड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले ये बात है कि मैं चाहती थी कि मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन हो, जैसे कि दूसरे कंट्रीज में हो रहा है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद अपने आप अपनी दुश्मन बन के सामने खड़ी हुई है, और जो रॉन्ग लॉज है उसको सपोर्ट कर रही है, जो नॉन कुरानिक लॉज उसको सपोर्ट कर रही है। तो कोडिफिकेशन कैसा होगा? अच्छा, दूसरी बात जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करे हैं, उस पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ज्यादा करके पॉलिटिकल पार्टीज एक स्टिक बना दिया, एक याद स्टिक बना दिया है टू डीमोनाइज एंड अलार्म मुस्लिम्स। उनको डरा के रखना कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है तो आपकी ये राइट्स नहीं होगी, वो राइट्स नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में पता होना चाहिए कि सबके इनपुट्स होंगे, जितने रिलीजन से सबके इनपुट्स होंगे, तो आप एक ड्राफ्ट क्यों नहीं तैयार करते इसकी बात करने के बजाय? हम ड्राफ्ट देखना चाहते हैं, आप ड्राफ्ट बनाना चाहिए। और बस मैं एक कोटेशन जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर का पढ़ना चाहती हूँ। आई एम कोटिंग फ्रॉम जस्टिस कृष्णा अय्यर। Article 44 of the Constitution is not a fetish to be worshipped, but an active principle intended to promote other great values. Similarly, a family code embracing the whole nation need not be an adoption of the Hindu system, or as some assume, when passionately pleading for the adoption of a uniform civil law by Indian Muslims, but a synthesis of good in all our diverse personal laws, an electric, not exotic product, a picking and choosing of many systems so as to suit our ethos and to express the genius of our culture, and at the same time to be in accord with the spirit of our times. ये जस्टिस श्री कृष्णा अय्यर ने इस्लामिक लॉ इन मॉडर्न इंडिया पेज 18 में कहा है। आप एक ड्राफ्ट बनाएं। आप क्या चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा विमेन जस्टिस देगा? जिस कंटेंट की तरफ इशारा कर रहे थे पराचा साहब, शरबत जहां फातिमा जिसको कह रही थी, कंटेंट क्या होगा? ये तो कंटेंट ड्राफ्ट आप अपनी जब उसमें इनपुट देंगे तो तय होगा ना। इसका कंटेंट बिल्कुल देखिए, इसका कंटेंट जेंडर जस्टिस पे बेस हो, बिल्कुल, और इसमें सब रिलीजियस लीडर्स भी हो, विमेन भी हो, सब अपना राय दे और बनेगा कोड। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये आती है ना कि एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बैकडोर से आरएसएस का एजेंडा लागू करने के बराबर है। दिक्कत तो यहाँ आती है कि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, उसको बीजेपी और कांग्रेस के चश्मे से देखा जाने लगता है। शरबत जहां फातिमा, हम क्यों हर चीज को पॉलिटिक्स के नजरिए से देखने लगते हैं? हम क्यों हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं? अगर वो आपके हक में है, अगर वो मुस्लिम महिलाओं के हक में, देश के हक में है, तो क्यों नहीं उसके लिए आगे आते? गौरव, आप क्रेडिट लीजिए कि हमने लागू करवाया। गौरव, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की वेबसाइट से कुछ चीजें आज जारी हुई थी, उसको जरा बताना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, हर समाज में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिर्फ महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। प्लीज इसको जरा सुनेंगे। जैसे ऊर्जा को यदि खुला और अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो व्यर्थ और विनाशक भी हो सकता है, वैसे ही शक्ति स्वरूप स्त्री को भी स्वतंत्रता की नहीं, उपयोगी रूप में संरक्षण और चैनलाइजेशन की आवश्यकता है। इसीलिए जो शास्त्रों में कहा गया है कि पिता रक्षति कौमारे, भ्राता रक्षति यौवने, बाला एक मिनट बाला स्त्री वीरे रक्षणवती, न स्त्री स्वतंत्र मरहति।
स्त्री शक्ति की रक्षा बचपन में पिता करता है, यौवन में पति करता है तथा बुढ़ापे में उसकी रक्षा पुत्र करता है। इस प्रकार स्त्री सर्वथा स्वतंत्र या मुक्त छोड़ने योग्य नहीं है। ये आदित्य योगीनाथ जी के वेबसाइट से ये आप मानती हैं इस बात को? हमने क्या कहा? तो फिर आप ये बताना चाह रही हैं कि वो कुछ और बात कर रहे हैं, इधर कुछ और कह रहे हैं। एक मिनट हमने क्या कहा? हमने रिलेशनशिप क्या है ये बताइए। रिलेशनशिप ये है कि हर धर्म में औरतों को सिर्फ दबाने की कोशिश की जाती है, इसलिए मेरा ये कहना है प्रधानमंत्री जी को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए की बात छोड़ करके सशक्तिकरण की बात करें। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानिए ना। मसला सिर्फ तीन तलाक नहीं है, गुर्बत का है, इखलास का है और तालीम नहीं है। एक करके शाजी आलमी जवाब दीजिए। शाजी आलमी आपके पास 20 सेकंड है। ट्रिपल तलाक कोई आराम से हम आराम से बात करते हैं। बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, सबके पॉइंट सारे सामने। शाजी आलमी जवाब दीजिए, 20 सेकंड है आपके पास। शाजी आलमी, मुस्लिम महिलाओं के मसले हल नहीं हो जाएंगे, उनके लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अरे चीखें जा रही हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं, आप खुद और कंफ्यूज आप लोग जो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीख नहीं रहा है। बोलना चाहिए बात। शाहजिया जी आपकी आवाज सबसे तेज है, हम लोगों की आवाज बहुत कम है। अरे मौलाना साहब सुनिए। आंदोलन में सब लोग सामने बोले, मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। बोलिए। देखिए, निर्भया आंदोलन में हम सब बोले कि नहीं बोले? बिल्कुल बोले, सब लोग बोले। सही और गलत की लड़ाई, वन बाय वन सबकी आवाज सुनानी पड़ेगी। भ्रूण हत्या की बात हुई, तो मुसलमान महिलाओं की बात हो रही है, तो ये तिलमिला क्यों रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम में ना बांटे, महिला है यहाँ पे अभी फिलहाल मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। मैं पराजा साहब के पास जाऊंगा। शाहजिया जी एक मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ कि सिर्फ तलाक के मसले से आप हमदर्दी मत जताइए। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। तालीम है, गुर्बत है, इफलास है, बेरोजगारी है, मुलाजिमत है। आपने मुसलमानों को कहाँ रोजगारी दी? आप बताइए मुझे, आपने मुसलमानों को कहाँ रोजगारी दी? आप ये बता दीजिए कि आपकी हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आपकी मणिपुर ओके समय खत्म हो चुका है। पराजा साहब को लाइए। एक मिनट सर वन बाय वन एक मिनट। ओके शाजिया ओके, पराजा साहब को लाइए स्क्रीन पे। पराजा साहब ओके, एक मिनट आप नहीं, आपकी आवाज नहीं जा रही। पराजा साहब समय बिल्कुल कम है, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि आप कानून को जानते हैं। सर, जेंडर इक्वालिटी अगर आ जाएगी तो किसका नुकसान होगा? अगर थोड़ी बहुत गलत चीजें किसी भी धर्म में है और अगर उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, आप क्रेडिट लीजिए ना। आप कहिए कि हम लेकर आए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने इसके लिए यहां पर आंदोलन छेड़ा, हमने इसके लिए दलीलें दी। आप कहिए, कौन मना करता है इसके लिए? देखिए, अगर साफ नियत से संविधान के दायरे में रहकर अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। लेकिन दिक्कत जब आती है कि लोग दिल में कुछ और होता है, जबान पे कुछ और, उसमें दिक्कत आती है। आज भी अगर सरकार, ये ट्रिपल तलाक का ही एग्जांपल देता हूं, अगर सरकार सीरियस है तो इसको पीनल ऑफेंस बनाए, 10 साल की सजा रखे और पेनल्टी रखे। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मगर सरकार को, क्योंकि और जो भी इंस्टीट्यूशंस के लोग और दूसरे लोग हैं, उनको मुद्दा रखना है, ज्वलंत समस्या का समाधान नहीं करना है, इसलिए ये कानून लाके इसको पीनल ऑफेंस नहीं बनाएंगे, दंडनीय अपराध नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे डालेंगे, इधर डालेंगे और इसको डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बहस की जानी चाहिए, और केवल इसलिए क्योंकि ये मुद्दा नहीं है, ये कहकर खारिज करने की बजाय अपना इनपुट दीजिए, अपने तर्क रखिए और बताइए कि आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर। बहस जरूरी है लोकतंत्र में, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो और चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो।